26 अगस्त 2021। राजनीति के क्रिमिनलाइजेशन पर लंबे समय से बहस चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग भी इस दिशा में कुछ न कुछ करता रहता है। अब चुनाव के एफिडेविट में प्रत्याशी को अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों का विवरण देना, डिटेल देनी अनिवार्य कर दी गई है। इधर सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों इस विषय पर लगी एक पीआईएल पर लंबी सुनवाई चल रही है। ये याचिका संसद और विधान मंडलों में दागी यानी कि क्रिमिनल हिस्ट्री और मुकदमों में लिपटे हुए संलिप्त जन प्रतिनिधियों को न आने देने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में दायर हुई जनहित याचिका पर क्या हुआ है या क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करने से पहले एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के कुछ डेटा पर नजर डालते हैं। एडीआर एक एनजीओ है जो कि राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन के संबंध में सर्वेक्षण करके आंकड़े जुटाता है। एडीआर के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2019 में देश की जनता ने 542 सांसदों को चुनकर दिल्ली भेजा है, जिनमें से 353 सांसद एनडीए के हैं। इनमें से भाजपा के 303 लोकसभा सदस्य हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि इनमें बड़े पैमाने पर वो सांसद हैं जिनमें क्रिमिनल धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आए सांसदों में से 233 पर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से सबसे अधिक सांसद भाजपा के टिकट पर चुनकर के संसद पहुंचे हैं। भाजपा के चुनकर के आए कुल 116 सांसदों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं पर मुकदमे दर्ज हैं और कांग्रेस के 29 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। बंगाल में टीएमसी ने 22 लोकसभा की सीटें जीती थीं, इनमें से 9 सांसदों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। बसपा के बहुजन समाज पार्टी के 10 में से 5 सांसदों पर भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। सपा के समाजवादी पार्टी के 5 सांसदों में से 2 पर केस दर्ज हैं। जनता दल यूनाइटेड ने इस बार बिहार में 16 सीटें जीती हैं और उसके 13 सांसदों पर केस दर्ज हैं। बाकी पार्टियों में भी दागी नेताओं की कमी कहीं नहीं है। साल दर साल इनकी संख्या बढ़ती ही गई है। जैसे कि अब एक आंकड़ा देखिए, 2009 के लोकसभा चुनाव में 543 सांसदों में से 162 सांसद क्रिमिनल मुकदमे वाले यानी दागी सांसद थे। ये प्रतिशत के हिसाब से 30% होता है। 162 में 76 एमपी हैं जिन पर सीरियस धाराओं में केस दर्ज हैं। 2014 में कुल 185 सांसदों में से यानी 185 सांसद जो कि 34% के बराबर हैं एमपी क्रिमिनल मुकदमों में मुलजिम थे, जिनमें से 112 पर तो सीरियस धाराएं लगी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दागी सांसदों की संख्या बढ़ी है। अभी की लोकसभा में 233 दागी सांसद हैं जिनका प्रतिशत 43% है और इनमें से 159 एमपी सीरियस धाराओं में मुलजिम हैं। अब एक नजर उन जनप्रतिनिधियों के क्रिमिनल हिस्ट्री पर जो मंत्रियों के पद पे जलवा अफरोज हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में अधिकतर मंत्री दागी हैं। कईयों पर हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। एडीआर ने ये रिपोर्ट मंत्रियों के चुनावी एफिडेविट के बेस पे तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की मिनिस्ट्री के 78 मंत्रियों में से 42% पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और इनमें हत्या जैसे गंभीर अपराध भी शामिल हैं। 24 मंत्रियों यानी 31% मंत्रियों पर गंभीर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। देश के सबसे कम उम्र के नए गृह राज्य मंत्री निशीथ प्रामाणिक तो हत्या के अपराध यानी 302 के आज भी मुलजिम हैं। 3 दूसरे मंत्री जिनमें अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन पर धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है। मंत्रिमंडल गठन प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन दागी लोग ही मंत्री क्यों बनाए गए, ये एक लोकतांत्रिक सवाल है जिसे मोदी से पूछा जाना चाहिए। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 25 अगस्त को एमिकस क्यूरी विजय हंसरिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 क्रिमिनल केसेस को बिना किसी वजह बताए वापस ले लिया है। इनमें से कुछ मामले तो उम्र कैद से दंडनीय अपराधों से संबंधित है। एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने एक रिपोर्ट दाखिल करके बताया है कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के संबंध में 510 क्रिमिनल केसेस दर्ज किए गए थे। इनमें से 175 केसेस में आरोप पत्र दाखिल किया गया, 165 केसेस में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई, 170 केसेस को खारिज कर दिया गया, कुल 5 केस बचे। इसी रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके बाद राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सीआरपीसी की धारा 321 के तहत
77 मामले वापस ले लिए। सरकारी आदेश यानी कि जियो में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत मामले को वापस लेने की कोई वजह ही नहीं लिखी है। जियो केवल यह कहता है कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार करने के बाद उस मामले को वापस लेने का फैसला लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे कई मामले धारा 397 आईपीसी यानी डकैती के हैं जिनमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। उन्होंने सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश के इन 77 केसेस को जिन्हें कि अब वापस ले लिया गया है, हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 401 के तहत उन्हें दोबारा ट्रायल पर ले सकता है। केरल राज्य बनाम अजित के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक रूलिंग के आधार पर यह कानूनी रेमेडी मौजूद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 10 अगस्त 2021 को निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की परमिशन के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। हाल ही में केरल विधानसभा हंगामे के मामले में बेंच ने एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया के इस अनुरोध के मुताबिक डायरेक्शन दिया था कि धारा 321 सीआरपीसी के तहत किसी भी मुकदमे को वापस लेने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट की परमिशन के बिना किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या विधान परिषद सदस्य, चाहे वो अभी के हों चाहे पहले के हों, उनके विरुद्ध कोई भी मुकदमा सरकारें वापस नहीं ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि सरकारें अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत और अपने लोगों के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल मामले बिना ये सोचे कि उनकी मुकदमा वापसी के कदम का क्या असर पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों पर पड़ेगा, मुकदमे वापस लेने लगी हैं। धारा 321 एक अपवाद के रूप में सरकार को मुकदमा वापस लेने की ताकत देती है, लेकिन इसे सरकारों ने अपवाद नहीं रखा, इसे सरकारों ने एक नियम बना लिया है। इसके व्यापक दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह अंकुश लगाना पड़ा कि बिना संबंधित हाई कोर्ट की परमिशन के सरकारें दर्ज और विचाराधीन मुकदमों दोनों को वापस नहीं ले सकती। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं है, बाकी सारे प्रदेशों की है। एडवोकेट हंसारिया ने की रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि इस प्रावधान के तहत तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 14 और केरल में 36 और कर्नाटक सरकार ने भी बिना कोई वजह बताए 62 मामले वापस ले लिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि धारा 321 सीआरपीसी के तहत मुकदमे वापसी जनहित में ही हो सकती है और इस प्रावधान का प्रयोग राजनीतिक विचारों के लिए नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार ने 25 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट से इस पर पुनर्विचार के लिए आग्रह किया। सरकार चाहती थी कि दुर्भावनापूर्ण मुकदमे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में समझिए, दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के केसेस में उसे सुप्रीम कोर्ट ये परमिशन दे दे कि सरकार दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के मामलों में मुकदमा वापस ले सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 25 अगस्त को राज्य सरकारों को मौजूदा और पूर्व सांसदों या विधायकों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के आधार पर क्रिमिनल मामले वापस लेने की परमिशन देने का प्रपोजल ठुकरा दिया। अदालत ने साफ किया कि दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के आधार पर केसेस को वापस लेने के लिए भी हाई कोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता कंपलसरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दुर्भावनापूर्ण मुकदमे हैं तो हम मामले वापस लेने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अदालतों को इसकी जांच करनी चाहिए। हम केसेस को वापस लेने का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही न्यायिक अधिकारियों द्वारा और हाईकोर्टों द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। अगर हाईकोर्ट सेटिस्फाई हैं तो वो सरकार को परमिशन दे देंगे। तो ये कहना था भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना का। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे हर्फ दर हर्फ सुने। अदालत ने कहा कि वो केवल दुर्भावनापूर्ण मुकदमे के आधार पर केसेस को वापस लेने की परमिशन नहीं दे सकती है, क्योंकि राज्य सरकारें फिर बिना किसी झिझक के ऐसा कर सकती हैं। और अगर वो केसेस को वापस लेना चाहती हैं तो सरकारें जिन मुकदमों को वापस लेना चाहेंगी उनके शासनादेश में वो बस ये जोड़ देंगी कि ये मामला दुर्भावनापूर्ण मुकदमे का है। बेंच ने तब एमिकस क्यूरी से कहा कि आपने खुद कहा था कि सैकड़ों और हजारों मामले हैं जिन्हें वो वापस ले रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि हम दुर्भावनापूर्ण मुकदमा शब्द जोड़ने की परमिशन दे दें, तो क्या ये सही होगा? ये तो सरकार बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकती है। अगर वो केस को वापस लेना चाहें तो बस वो यही एक शब्द जोड़ दें कि फला मामला दुर्भावनापूर्ण मुकदमे का है। ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे शब्दों की, ऐसे वाक्यों की परमिशन नहीं दे सकते जिनकी आड़ में सीआरपीसी की धारा 321 की शक्ति का दुरुपयोग होने लगे। हम इस आधार पर भी उन्हें मामले वापस लेने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। एडवोकेट विजय हंसरिया ने कहा कि जनहित में धारा 321 सीआरपीसी में मुकदमे वापसी की परमिशन का प्रावधान है, लेकिन इसका आधार राजनीतिक नहीं हो सकता है।
राजनीतिक और स्वार्थपूर्ण बाहरी वजहों से मुकदमे वापस लेने में इस प्रावधान के तहत मिली ताकत के बार बार दुरुपयोग की आशंका रहती है, और जैसे कि स्टेटस रिपोर्ट बता भी रही है कि ये आशंका सच भी साबित हो रही है। धारा 121 सीआरपीसी के तहत ताकत के प्रयोग के बारे में कुछ सुझाव भी एमिकस क्यूरी ने दिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तब निर्देश जारी कर सकती है जब किसी मामले में सरकार इस निर्णय पर पहुंच जाए कि मुकदमा दुर्भावना से प्रेरित होकर के शुरू किया गया था और आरोपी पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। ऐसा आदेश संबंधित राज्य के होम सेक्रेटरी द्वारा हर मामले के लिए वजहों सहित पर्सनली दर्ज किया जा सकता है। किसी भी कैटेगरी के व्यक्तियों या किसी विशेष वक्फे में दिए गए अपराधों के मुकदमों को वापस लेने के लिए कोई सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। इस पर बेंच ने कहा कि हमने उस सुझाव को देखा है, हम अभी सहमत होने की स्थिति में नहीं हैं। अब जरा उन केसेस की हालत देखें जो लंबे समय से पेंडिंग है। ये रिपोर्ट भारत सरकार की 9 अगस्त 2021 की एक स्टेटस रिपोर्ट पर आधारित है। इस स्टेटस रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए विजय हंसरिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कुल 51 सांसद और 71 विधायक एमएलसी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम 2002 के तहत विभिन्न अपराधों में केसेस के आरोपी हैं। इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सांसदों के खिलाफ 19 मामले और विधायकों एमएलसी के खिलाफ 24 मामले हैं जिनकी सुनवाई में बहुत ज्यादा देरी लगाई जा रही है। इसके अलावा विशेष अदालतों स्पेशल कोर्ट्स सीबीआई के सामने पेंडिंग 121 केसेस में 58 मामले उम्र कैद जैसे दंडनीय अपराधों के हैं। इनमें से 45 केसेस में आरोप ही अभी तक नहीं तय किए गए हैं। हालांकि आरोप पत्र कई साल पहले उन कोर्ट्स में दाखिल कर दिए गए हैं। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक हियरिंग का आदेश जारी किया। एमिकस क्यूरी ने ईडी और सीबीआई को मिले केसेस के निपटारे के लिए सुझाव भी दिए हैं। उनका पहला सुझाव ये कि अदालत को सीआरपीसी की धारा 309 के मुताबिक सभी पेंडिंग केसेस की दैनिक आधार पर सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया जा सकता है। दूसरा सुझाव ये कि हाई कोर्टों को इस बारे में प्रशासनिक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है कि सीबीआई और ईडी के जांचे गए केसेस में से निपटने वाले संबंधित कोर्ट्स प्रायोरिटी बेसिस पर उन सांसदों और विधायकों के पेंडिंग केसेस निपटाएंगे और बाकी केसेस को सुनवाई के बाद ही निपटाया जाएगा। तीसरा सुझाव ये कि हाई कोर्टों से उन केसेस की सुनवाई करने का अनुरोध किया जा सकता है जहां अंतरिम आदेश एक समय सीमा के भीतर पारित किए गए हैं। चौथा सुझाव ये कि ऐसे मामले जहां ईडी और सीबीआई की जांच पेंडिंग है, जांच में देरी की वजहों का वैल्यूएशन करने के लिए एक निगरानी कमेटी बनाई जा सकती है और जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए संबंधित जांच अधिकारी को उचित डायरेक्शन दिया जा सकता है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में इस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार के तर्क और बहस के बिंदुओं को देखें, उन पॉइंट्स को देखें, तो ये साफ झलक रहा है कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट की इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर बढ़ती जा रही सक्रियता से परेशान है। धारा 321 सीआरपीसी के तहत मुकदमों की वापसी पर वह कोई अंकुश सहने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी के वकील दुर्भावनापूर्ण मुकदमे की आड़ में पतली गली के रूप में एक वैधानिक राह तलाश रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस चालाकी को भांप लिया और उसने ये शब्द जोड़ने से इनकार कर दिया। यहीं ये सवाल भी उठता है कि ये कौन तय करेगा कि ये मुकदमे दुर्भावनापूर्ण हैं। अगर मुकदमे दुर्भावनापूर्ण हैं तो पुलिस की तफ्तीश और चार्जशीट दोनों ही दुर्भावनापूर्ण हुए। फिर सवाल उठता है कि पुलिस के विवेचक के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण तफ्तीश और चार्जशीट लगाने के लिए क्या कोई कार्रवाई की गई है या क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर इससे हालात और भी जटिल होते जाएंगे और भी कठिन होते जाएंगे। मोदी जी को ये याद रखना होगा कि वो तो खुद ही मुकदमे में एक पक्ष हैं और सारे के सारे क्रिमिनल केसेस राज्य बनाम फलाने से ही चलते हैं। फिर राज्य अपने पक्ष को ही दुर्भावनापूर्ण कैसे कह सकता है? अगर उसके पास मुकदमे को दुर्भावनापूर्ण कहने के आधार हैं तो वो संबंधित हाई कोर्ट में इसे रखे और उनकी परमिशन से धारा 321 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करे।